नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी। ही इज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। बड़ी डेवलपमेंट्स आनी शुरू हुई हैं। जिस तरीके से ट्रम्प ने एक पर्टिकुलर फीस की बात कर दी है, सैलरी कितनी मिलेगी उसकी बात नहीं की है, पर इतना आपको जमा करना पड़ेगा। अचानक से जो फैमिलीज रह रही हैं, yes, we what me and Aditya Sir Sandeep ji both spoke, we were talking in the long term how it's going to be, what could be done in a positive way when the things come. But अगर मैं 24 घंटे या एक हफ्ते के साइकिल की बात करूँ, it's going to be some really troublesome for the people जो वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं, बट जो H1B वीजास पे गए हैं। किसी की एंगेजमेंट हुई है, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी के ऊपर स्टूडेंट लोन है, कोई भारत आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी अचानक से एक पैनिक बटन दब गया है। पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू रश टू यूएस। इट्स नॉट पॉसिबल 12 घंटे की फ्लाइट होती है इवन टू द नियरेस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि यूएस इज अ बिग कंट्री फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट। इट्स अ बिग बिग लैंड मास। सो जो वहां पर है उनको वहीं रुकने के लिए कहा गया है। एक झटका दे दिया है ट्रम्प ने, एंड दिस वाज अनकॉल्ड फॉर। ये दर्शाता है कि हेनरी किसिंजर ने जो कहा था, बीइंग एनिमी with US is dangerous, but being friends is fatal. He is proving that line. And Trump is a follower and a student of Henry Kissinger verbatim, word by word follow करते हैं। And ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद उनके सोशल रिकॉर्ड्स में है, ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। He is a follower of Henry Kissinger, so if he is doing it, I'm not surprised. एक तरफ ये है और एक तरफ पुतिन जी हैं। मैं आज पहली बार उनके लिए जी, जो मैं बड़े रिस्पेक्ट से ले रही हूँ। मीडिया में एक बड़ी कवायद चल रही थी, मैं उसको मैंने कभी डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा-सा कॉन्स्पिरेसी लगा कि जब मोदी जी ने वो स्टेटमेंट कहा कि आप खुश इसलिए हैं कि मैं वहाँ गया था या खुश इसलिए हैं कि मैं लौट कर आया था, तो ये सुनने में आ रहा था कि चाइना में उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती थी, जिसकी वजह से पुतिन जी ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया या अब उनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ बैठिए। कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं, बट उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज़ इस तरीके की बातें बहुत चलती हैं। कितना लॉजिक है, कितना दम है, पता नहीं, बट कीपिंग दैट असाइड, Russia has always proven to be a steady, reliable, trustworthy partner. And आज एक जो न्यूज़ लेकर आए हैं उमेश जी, it just builds up to that, it adds on to that, and it's a fantastic development, क्योंकि इससे लगेगी ट्रम्प की लंका। ट्रम्प को बहुत मिर्ची लगने वाली है। जब शी जिनपिंग और उनकी फ़ोटो देखकर उनका ना छाती पे साँप लौट रहे थे, कुछ इससे भी ज़्यादा अभी होने वाला है जो उमेश डिस्कस करेंगे। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ ओवर टू यू उमेश जी। जय सिया राम गायत्री जी। जय सिया राम। गायत्री जी देखिए, रशिया हैज ऑलवेज बीन आवर ट्रस्टेड फ्रेंड पार्टनर। 1971 में जब हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, अमेरिका अपनी 7th फ्लीट भेज रहा था इंडिया की तरफ। उस समय रशियन सबमरीन्स इंटरसेप्टेड 7th फ्लीट इन द इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद इंडिया ने 14 दिन के अंदर एक हिस्टोरिक जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें उनकी आधी आर्मी 93,000 सोल्जर्स सरेंडर। और जब भी भारत को प्रॉब्लम आया है, कभी भी कुछ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया ने हमारे साथ खड़े हुए। और आज एक न्यूज नहीं, कम से कम मैं 2-3 न्यूज लेके आया हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले न्यूज ये है कि जो रशियन टूरिस्ट है वो अगर इंडिया आना चाहते हैं तो उनको आने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इंटरनेशनली उनका मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड चल नहीं रहा था और भारत के अंदर कैश लेके आना एक तरह से प्रॉब्लम भी हो रहा था। देखिए, रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है वो अराउंड $75 बिलियन का है, जिसमें इंडिया $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है $70 बिलियन का। तो ये $65 बिलियन का जो पैसा है, रुपीज है, रशिया के पास उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में अक्यूमुलेटेड है। अब रशिया को भी एक तरह से उस पैसे का यूटिलाइजेशन चाहिए। तो अब क्या हुआ है, रशिया की सबसे बड़ी बैंक है सेबर बैंक बोलते हैं, SBERBAN की, उन्होंने एक इंडियन फिनटेक फर्म है चेक CHEQ, जो उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया है। इसके अंदर रशियन टूरिस्ट अगर इंडिया आते हैं तो यहाँ पे आके अपना वैलिड पासपोर्ट और वीजा बता दो, KYC करा लो, चेक का वो जो
ऐप है, डाउनलोड कर लो और उसके बाद यहाँ पे एक वैलेट के जैसे उनकी एक आईडी बन जाए, तो सेबर बैंक से वो उस वैलेट में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और यूपीआई के द्वारा इंडिया के अंदर खर्चा भी कर सकते हैं। तो कहीं भी हमने स्विफ्ट सिस्टम यूज नहीं किया, कहीं भी हमने डॉलर यूज नहीं किया, हमने मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड यूज नहीं किया। हमने क्या किया, रशिया की जो बैंक है सेबर बैंक, बिगेस्ट बैंक ऑफ रशिया है, उसके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन कर लिया। अब रशिया के जो टूरिस्ट इंडिया आएंगे और इससे टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ेगा। सेकेंड, एक और एक चीज होगा कि रशिया के पास जो अक्यूमुलेटेड रुपीज है वो भी एक तरह से यूटिलाइज हो जाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि रुपी जो ट्रेड हम कर रहे हैं, रूबल रुपी ट्रेड, अल्टीमेटली हम रुपीज ही दे रहे हैं, तो रुपी का यूटिलाइजेशन तो होना ना, सेटअप तो होना पड़ेगा। $65 बिलियन कोई स्मॉल अमाउंट तो है नहीं, तकरीबन एक तरह से आप समझ लीजिए 5 लाख करोड़ होता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट। तो ये दिस इज लाइक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जिसमें हम डॉलर को बाईपास कर रहे हैं, डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और डी डॉलराइजेशन हम करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि भारत और रशिया के बीच में, लोगों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा। देखिए, कंट्रीज के बीच में अच्छे टाइज है, पर सबसे बड़ा बैरियर क्या है, हम रशियन जानते नहीं है, रशियन इंग्लिश नहीं जानते, दिस इज अ प्रॉब्लम। बट ठीक है, वो भी ओवरकम कर सकते हैं, पर अगर पैसे नहीं लेके आ सके, यहाँ पे आके अगर खर्चा नहीं कर पाएंगे और उनकी सेफ्टी का प्रॉब्लम रहेगा, तो रशियन टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। अब कैशलेस होके आ सकते हैं, बस उनको इंडिया में आना है, चेक के जो लोकल एजेंट है उसको मिलना है, केवाईसी करना है, वैलेट क्रिएट हो जाएगा। सेबर बैंक से उस वैलेट के अंदर पैसा डालो, भारत के अंदर घूमो, यूपीआई से आराम से खर्चा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड। सेकेंड बात, भारत और रशिया के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी बढ़ने वाला है। अभी रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को कि हम आपको हाई ब्रीडर रिएक्टर्स और स्मॉल ब्रीडर रिएक्टर्स हम देने को तैयार हैं और इंडिया के अंदर ही लोकलाइज करने वाले हैं। अभी रशिया ने 1974 के बाद सब कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। रशिया वाज द ओनली कंट्री जिसने हमको सपोर्ट किया और भारत के अंदर एक तरह से हमको न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उन्होंने अग्री भी किया। जो कूडमकुलम प्लांट है, जो उसके लिए जो भारत ने रशिया के साथ सिग्नेचर किया था, सबको याद होगा 2012 में अमेरिका के जो एक फंडेड एनजीओ है, उसने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करवाया था तमिलनाडु के अंदर कूडमकुलम रिएक्टर के ऊपर। अब उधर 6 रिएक्टर बनाने की बात चल रही है, अभी 2 रिएक्टर बने हैं। फर्स्ट रिएक्टर से एक तरह से बिजली पैदावार चालू हो गई है। सेकेंड रिएक्टर में अभी 1 महीने के अंदर कोई क्रिटिकलिटी आ जाएगी, जिसके कारण बिजली अभी बनेगी। फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, ये चारों रिएक्टर बनने की जरूरत है और भारत, ये एक तरह से 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। दिस इज अ बेटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। देखिए, डिफेंस के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम सुकोई 57 नहीं ले रहे हैं, अभी हम सुकोई 75 की बात कर रहे हैं, जो रशिया का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम है चेकमेट। रशिया ने लास्ट ईयर एरो शो के दौरान भारत में भेजा भी था यह एयरक्राफ्ट और रशिया हमको ऑफर कर रहा है उनकी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी है कि उसको कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया का S-500 भी भेज नहीं सकता। और एक और एक चीज है, उन्होंने हमको R-77M जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है वो भी ऑफर कर दी है, 400 किलोमीटर की रेंज है। उसके अलावा तो मैंने बोल दिया S-500 तो सब लोग बोले ही हैं, S-70 उनका अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसकी बात हमने बहुत बार कर ली है। ब्रह्मोस 2 की बात कर ली है, जो ऑर्शनिक का इंडियन वर्जन रहेगा। फिर बाद में राइफल्स जो है AK-203 वो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में। फिर बाद में टैंक्स भी ऑफर किया है, मतलब प्लेथोरा ऑफ टेक्नोलॉजीज हमको ऑफर किया। बट ये जो मूव है, जो आज रशियन साइबर बैंक और भारत की फिनटेक कंपनी के कारण हुआ है, इससे पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा। अभी ऐसा है कि इंडियन स्टूडेंट्स रशिया को पेमेंट भेज सकते हैं, हमारे जो माइग्रेंट्स उधर काम करते हैं रशिया में, वो भी हमारे यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं। पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि रशियन टूरिस्ट भारत में आके खर्चा कर सकते हैं। ये एक तरह से मार्वलेस थिंग हुआ है और इससे दोनों देशों के बीच में टूरिज्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए, आज अमेरिकन ग्रोथ क्यों हुआ है?
अमेरिकन ग्रोथ हुआ है H1B वीजा के कारण। और अगर वो H1B वीजा के लिए आज अमेरिका ने हमें हमारे ऊपर बोला है कि $1 लाख आपको देना पड़ेगा, एडिशनल $1 लाख है। तो एक तरह से वर्ल्ड के अंदर वो 4 लाख वीजा निकालते हैं, समझ लीजिए 4 लाख वीजा H1B के, 2,80,000 वीजा इंडियंस को मिलते हैं। अमेरिकन ने पहले टारगेट किया रेमिटेंसेस पे टैक्स करने के लिए, फिर उन्होंने टैरिफ लगाया 50% के लिए, गालियां भर भर के दी इंडिया को, लॉन्ड्रोमैट बोला, मोदी वॉर बोल दिया, और क्या क्या नहीं बोला वो छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने चाबार पोर्ट के ऊपर एक सैंक्शन लगाया, जिसको भी हम ईरान और रशिया के साथ डेवलप कर रहे थे, और आज अमेरिका ने अपनी जात बता दी, जबकि रशिया हमारे 1 मिलियन वर्कर्स को बुला रहा है साइबेरिया में काम करने के लिए, आर्टिक में काम करने के लिए। तो ये चीज बता रहा है कि भारत रशिया के साथ इंटरग्रेट होता जा रहा है। जितना अमेरिका हमको दूर करेगा, हम रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, डिफेंस में बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में बढ़ा रहे हैं, पीपल टू पीपल टाइप्स में बढ़ा रहे हैं, और रशिया ने हमेशा हमारा साथ भी दिया। और पुतिन ने तो मोदी जी के साथ 10 मिनट वेट भी किए थे, 45 मिनट्स बात की उनके साथ। और पुतिन भारत के ट्रस्टेड फ्रेंड है, और ये भी है कि मोदी और पुतिन के बीच में बहुत अच्छे डायनामिक्स है। इनफैक्ट जो RIC हुआ है वो पुतिन के कारण ही हुआ है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। और रशिया अपनी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसको दे रहा है? वो भारत को दे रहा है, और उसने चाइना को नहीं दिया है। और शायद S-57 भी नहीं आए, हमको डायरेक्ट F-75 भी आ सकता है। सीधा चेकमेट, ये बात है। तो मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? हमें समझना पड़ेगा कि जहां अमेरिका हमको एक तरह से दुत्कार रहा है, वहां भी रशिया हमें गले लगा रहा है। दिस इज द डिफरेंस आई वांट टू से। और ये सबसे बड़ी बात है। और रशियन टूरिस्ट अगर इंडिया आते हैं तो उनका सम्मान करिए, भले ही वो भाषा नहीं जानते हो, पर भारत और रशिया नेचुरल पार्टनर्स है। अमेरिका हमारा पार्टनर नहीं है। अरे अमेरिका में 50 लाख इंडियंस है, क्या कर लिया उन लोगों ने? they have been the most ineffective group in America। 1.5% पॉपुलेशन है, 6% टैक्स भरते हैं, 10% उनका हेल्थ केयर में है, CEO है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर एंटी इंडिया कुछ भी नहीं रोक पाए। इससे अच्छा तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भी डायस्पोरा कर लेते हैं। दिस इज द इनएफेक्टिव इंडियन डायस्पोरा धाम पे। हमें यहाँ पे आके देखना है कि हमारे देश में जो रशियन टूरिस्ट आते हैं उनको एक तरह से करिए, ट्रेड बढ़ाने की ट्राई करिए, इन्वेस्टमेंट विद रशिया। हमारे जो प्रोडक्ट्स है रशिया में हम कैसे बेच सकते हैं, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। हमें मार्केट डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और रशिया के साथ बेलारूस भी आ जाएगा। फिर सोचिए जो ब्लॉक होता है रशिया के साथ, हमें ईरान के साथ भी अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, अमेरिका को जरूरत रहेगा तो लेगा। ऐसे भी 50% टैरिफ जो है, इट इज नॉट अ टैरिफ, इट इज एन एम्बार्गो, ट्रेड सैंक्शंस है वो। दिस इज मेंट एंड डिजाइन टू किल इंडियन इंडस्ट्री। बस इतना ही बात बोलूंगा। दिस इज व्हाट आई विल से। और आगे कहती थी आप। कहती थी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। Am I audible? यस। जी, माय अपॉलॉजीज। उमेश जी, आप बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। ये जो H1B वीजा वाला मैटर है, हाउ डू यू सी दैट? उसमें क्या आपको रिpercussion दिखाई देता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? देखिए एक ही चीज है, आज इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज एन कंजम्पशन इकोनॉमी, और चाइनीज इकोनॉमी है प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, पहले इस लोगों को समझने वाली बात है। इंडिया 72% कंज्यूम करता है, और चाइना सिर्फ 40% कंज्यूम करता है। जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे ट्रेड के ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता था। पर ये जो टैरिफ के ये आज उन्होंने वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, उससे हमारे रेमिटेंसेस को फर्क पड़ेगा। क्योंकि इंडियंस, बहुत सारे इंडियन, समझ लीजिए 2,80,000 इंडियंस जाते थे, वो यहाँ पे पैसा भी भेजते थे, वो रेमिटेंसेस में कम होने वाला है। और इसके कारण जहाँ पे आप देख लीजिए हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई,
वहां की रियलिटी मार्केट में प्रॉब्लम आएगा। अब ये तीनों जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पे एक तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा मोदी के अगेंस्ट, एक तरह से आप देखेंगे प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। सेकेंड, भारत को कोई चॉइस छोड़ा नहीं है ट्रंप ने। ट्रंप बोल रहा है कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, भारत नहीं खोलेगा उसको। खोलेगा तो 50, देखिए देश के अंदर 50 से 60 लाख प्रोफेशनल्स है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, $280 बिलियन कमाते हैं हम लोग उसके थ्रू। बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वी कैन नॉट मॉडगेज, वी कैन नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ 70 करोड़ पीपल। चॉइसेस वहां पे है, हमको वो समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मेरे को ये लगता है कि जो है हमें अपना डॉलर जो हम डिवैल्यू होता जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? जबकि डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ महीनों में 10% गिरा है, पर आज भी रुपए के अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट रुपया 88 है, 85 86 था, 88 पहुंच गया। इसका मतलब क्यों है? मैंने पहले भी बोला था, वी आर अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, हमें प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बनना पड़ेगा। और प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं लाके यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं स्थापित करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का वही है, लोगों सो का जो बेसिकली इन्होंने जो H1B वीजा वाला किया, दैट इज कि वो बाहें मरोड़ सके मोदी जी की एफटीए के लिए, राइट? नंबर वन। बट कहा जा रहा है कि मोदी जी हैज इन लोगों को आइडिया था, इसीलिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी चीजों के लिए देवर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि भाई लोग आगे आए, टेक्नोक्रेट्स आगे आए और मदद करें इस तरीके की। डू यू थिंक भारत इज प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉक लाइक दिस, फॉर अ एटलीस्ट इमीडिएट लेवल पे? देखिए, भारत अभी कंटेन करने की कोशिश कर रहा है इसको। सबसे पहले मेरा एक चीज बोलने का है कि राइट नाउ वी नीड टू एक्सपैंड आवर इंडस्ट्रीज, वी नीड टू बिकम अ प्रोड्यूसर इकोनॉमी। हम कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ा के हम चाइना से अपना डेफिसिट बढ़ा रहे हैं। आज पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी जो कमाई कहाँ जा रही है? अल्टीमेटली यू आर कंज्यूमिंग चाइनीज गुड्स, योर मनी इज गोइंग टू चाइना, जिसके कारण डॉलर अभी 88 पहुंच चुका है। जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आपका डॉलर अप्रिशिएट नहीं करेगा। वन। सेकेंड, एक और एक चीज है, चाइना के अंदर भी ओवर कैपेसिटी हो चुकी है, तो वो डी इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं करेगा, वो और सस्ती चीजें बनाएगा और इंडिया में डंप करेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी सरकार को। और इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स जानबूझ के ट्रम्प क्रिएट कर रहा है, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम ही बढ़े, और इंडिया और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। हमें एक ही चीज है, वी हैव टू बिलीव मोदी। देखिए, टफ टाइम्स तो है, पर डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आया है और ये सब चीज हुए हैं, 11 साल का आपने अच्छा टाइम देख लिया। आपको 6 से 7 महीने का प्रॉब्लम आएगा, और भी शायद कोई सैंक्शंस आ सकते हैं। मैं क्यों ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ? वी शुड बाइकॉट अमेरिकन गुड्स राइट नाउ, जरूरी है। इफ यू डोंट डू इट, अमेरिका को समझ में नहीं आएगा। पर सबसे बड़ी बात है गायत्री जी, कल मैं देखा हूं कि लोग आईफोन 17 के लिए किस हिसाब से 24-24 घंटा लाइन में खड़े थे, और उनका जो बेसिक मॉडल है 83,000 का है। सुनिए, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। और उनका सबसे हाई एंड मॉडल 2,30,000 का है, और एक साल में 1.2 करोड़ आईफोन बिकते हैं, विथ 25% टू 30% ग्रोथ। टिकट प्राइस समझ के रख लीजिए, एवरेज 1 लाख रुपी। तो हर साल हम 1,20,000 करोड़ के एप्पल के प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं, और वो भी 25% ग्रोथ होने वाला है पीरियोडिकली। देखिए, आईफोन ने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत के अंदर शिफ्ट किया है, वो सिर्फ असेंबली प्लांट है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पे, असेंबली कर रहा है, उसको भी पीएलआई मिल रहा है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देश के अंदर हमारा जो हाउस होल्ड है, डेट बढ़ता जा रहा है, और प्रॉफिट्स जो है हमारे जो कॉर्पोरेट्स है, वो उनकी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है, उनके पास कैश रिजर्व्स है, पर वो देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, वो कैश रिजर्व्स में बैठे हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, आप सोचिए। जबकि उसको एआई को अपने एआई जो अपने इंजीनियर्स है, उनको ट्रेन करना चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, चैट जीपीटी जैसा लार्ज लार्ज फाउंडेशन मॉडल, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं,
और वो चाइना जाके वहां पे नेगोशिएट कर रहे हैं और लास्ट ईयर से 20% कम के इनवॉइस में भारत में लाके वो लोग बेच रहे हैं। ये चीज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि यू हैव टू बाइकॉट अमेरिकन गुड्स, और जहां तक हो सके डू योर सेविंग्स, बाई गोल्ड एंड सिल्वर। आज ये 1.5-2 लाख का अगर फोन लोगे 2-3 साल में तो जीरो होने वाला है इसका वैल्यू। और आज भी आप गोल्ड और सिल्वर लोगे तो 2 साल बाद शायद 2 आईफोन आ सकते हैं इसमें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि हम लोग वी आर गोइंग, वी वांट टू ओन अ ब्रांड बट वी डोंट वांट टू बिकम अ ब्रांड ड्यू टू आवर वर्क एंड एफिशिएंसी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। बिलीव इन योर सेल्फ, क्रिएट योर ओन, ब्रांड योर ओन, ये बहुत ज़रूरी है। बट द डे हैज़ बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आफ्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट। देयर बीन लॉट ऑफ chaos, लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। आप लॉन्ग रन में कैसे देखते हो उमेश जी? आपने बोला 5-6 महीने दिक्कत रहेगी, बट लॉन्ग रन में कैसे देखते हो? लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है। H1B वाज अ टूल जिसके थ्रू अमेरिका कुड अट्रैक्ट क्रीम ऑफ टैलेंट फ्रॉम इंडिया। आज ये जो गूगल के सीईओ गए हैं सुंदर पिचै, वो चेन्नई गए थे, उधर जाके उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। आप गूगल को बढ़ा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, उनको तो एक बार मना करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश के अंदर हमारी आईटी कंपनीज प्रोडक्ट डेवलप करेगी। देखिए एप्पल जो कंपनी है जो डिजाइन एंड डेवलप करती है आईफोन को, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 से $3.5 ट्रिलियन है। फॉक्सकॉन जो सारा प्रोडक्शन, सारा उसका एग्जीक्यूशन करती है, उसकी वैल्यू है 60 या $70 बिलियन। कहाँ 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन मतलब आप समझ लीजिए 3000 बिलियन, और कहाँ 70 बिलियन। इतना इतना फर्क है। आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, भारत के अंदर इनोवेशन करना पड़ेगा, एआई रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। देश के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको देश के अंदर इनोवेशन बढ़ाना पड़ेगा। आप कैश बैलेंस शीट में कैश रख के क्या मतलब है। और सेकंड, हाउस होल्ड डेट बढ़ता जा रहा है। सब लोग उधार पे लेके काम कर रहे हैं, मतलब अपने परचेजिंग कर रहे हैं, सेविंग्स कम होती जा रही है। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया। मुझे ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे बड़ा चीज है कि मुझे चाहता हूँ इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, और जो कॉर्पोरेट्स इंडिया के अंदर, देखिए मोदी जी ने तो टैक्स रेट भी कम कर दी है। हम पर्सनल इनकम टैक्स 33% देते हैं, जो कॉर्पोरेट्स है वो 25% देते हैं। 8% डिफरेंस है, 5 साल 6 साल पहले कर दिया है। फिर भी इंडिया के कॉर्पोरेट्स ने अभी तक कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया है। सबके पास पैसे पड़े हैं, देश के अंदर वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं, और अपने आप को जो बड़े बड़े कंपनीज में जो सीईओज है और सीएफओज है अपने आप को बोनसेस दे रहे हैं। प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, वेज नहीं बढ़ रहा है। अपने एम्प्लॉइज को बरोबर पैसा नहीं देते ये लोग। दिस इज द डिफरेंस। जब तक लोगों के हाथ में सही तरीके से पैसा नहीं आएगा, क्या होगा, आपकी आमदनी घट रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स को समझिए, मैं यही बताना चाहता हूँ। जी। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम।